पहले हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। और हमने वहाँ पर दो टाइप डिस्कस किए थे। रिप्रोडक्शन जो होती है जानदारों के अंदर वो दो तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि फीजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है। तो यहाँ पर कुछ हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड डिस्कस करेंगे जो जानदारों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। हमने कहा था इस दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो वो रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो रिप्रोड्यूस होने से वो डिफरेंट मेथड से रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोड्यूस होंगे किस मेथड से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने डिस्कस किया था कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जस्ट वन पेरेंट रिक्वायर हो, नो गैमेट फॉर्मेशन, जिसके अंदर ना गैमेट्स प्रोड्यूस होते हो ना कोई फर्टिलाइजेशन हो रही हो, तो उसको हमने नाम दिया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड जो है उसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं, फीजन। फीजन एक किस्म की सिंपलेस्ट सेल डिवीजन होती है। एक सेल डिवाइड होता है, इससे दो सेल बन जाते हैं। तो ये एक सेल का मतलब है कि ये जो लोअर एनिमल्स होते हैं या लोअर कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनका सेल सिर्फ यूनिसेल्युलर एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ज्यादातर ये उनके अंदर होती है। इस बाइफीजन के अंदर क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली खुद को डिवाइड कर देता है और इससे क्या बन जाता है, डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें होता क्या है, सिंपली हमारे पास एक ये ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर ये कॉपी होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद को डिवाइड कर देगा, इससे क्या बन जाएंगे, दो ऑर्गेनिज्म बन गए। यहाँ पर जस्ट एक सिंगल पेरेंट लिया था हमने, एक सिंगल पेरेंट है और उससे दो इसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए। यहाँ पर कोई किसी किस्म का हमने गैमेट्स की बात नहीं की है, ना ही यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन हुई है। जस्ट सिंपल एक किस्म का पेरेंट है, एक ही पेरेंट है, वो डिवाइड हो रहा है, उससे दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो इस तरह की जो सिंपल सेल डिवाइड हो रहे हैं, सिंपल जो रिप्रोडक्शन हो रही होती है, इसको नाम क्या देते हैं, फीजन का नाम देते हैं। फीजन क्या है, सिंपली के स्प्लिटिंग ऑफ अ सेल इनटू टू और मोर सेल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेल्युलर मोस्टली जो होते हैं, एक सेल वाले जानदार, वो एक सेल जो होता है इनका वो डिवाइड करते हैं और उससे दो सेल बना रहे होते हैं या दो से ज्यादा बना रहे होते हैं। तो सिंपल उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फीजन का नाम देते हैं। तो फीजन एक किस्म की सिंपल सेल डिवीजन है जिससे एक ऑर्गेनिज्म है उसके सेल डिवीजन से दो और बन रहे हैं, तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं फीजन। फिर फीजन हमारे पास दो तरह की होती है, एक बाइनरी फीजन होती है, दूसरे का नाम क्या है, मल्टीपल फीजन। फीजन के दो टाइप हैं। अगर हम बात करें फीजन के कितने टाइप हैं, टू टाइप्स, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। वर्ड बाइनरी का मतलब है टू, मल्टीपल का मतलब क्या है, मैनी, दो से ज्यादा। अब अगर पेरेंट सेल डिवाइड हो, एक सेल से दो सेल बन जाएं या एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बने, तो उसको हम कहेंगे बाइनरी फीजन। अगर एक ऑर्गेनिज्म से या एक सेल से दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन जाए, मेनी ऑफस्प्रिंग या मेनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फीजन का नाम देंगे। बाइनरी फीजन हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर होती है, दोनों यूनिसेल्युलर, एक बैक्टीरिया है, दूसरा हमारे पास एमोबा है। ये दो ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये बाइनरी फीजन का प्रोसेस होता है। बाइनरी फीजन में क्या होता है, पहले हम बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया हमें पता है कि क्या होते हैं, बैक्टीरिया हमें पता है कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर एक सेल होता है। दूसरा हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट हम किसको कह रहे होते हैं, जिनके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस मौजूद हो, या हम उसको कहते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कवर्ड नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, ये बैक्टीरिया जो है इसके पास न्यूक्लियस नहीं मौजूद है, जस्ट इसके पास इसका न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। ठीक है, तो इसके जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर एक सेल वाला जानदार, प्रोकैरियोटिक का मतलब कि इनकम्प्लीट न्यूक्लियस रखने वाला। अब ये क्या करेगा, ये खुद को प्रिपेयर करता है खुद को डिवाइड होने के लिए। तो क्या करेगा, ये कंडीशन देखता है। हमेशा बाइनरी फीजन कब होगी,
जब कंडीशन इसके लिए क्या होंगी, फेवरेबल होंगी। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि इस बैक्टीरिया को बाइनरी फ्यूजन करनी है, 1 से 2 सेल प्रोड्यूस करने हैं, तो इसके लिए टेम्परेचर का ऑप्टिमियम मेंटेन होना लाजमी है, पीएच ऑप्टिमियम होनी चाहिए, इसके पास न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, टेम्परेचर इसके हिसाब से नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये बैक्टीरिया की कंडीशन के मुताबिक होनी चाहिए कि इस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पीएच कितनी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन कितनी होनी चाहिए, ये सारी कंडीशन इस बैक्टीरिया के मुताबिक जो नॉर्मल होनी चाहिए। तो बाइनरी फ्यूजन कब होगी, जब कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सेल है, इस सेल को हम क्या नाम देते हैं, ये एक पेरेंट सेल है। ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का पेरेंट सेल है। इस सेल के अंदर क्या होगा, ये सेल अपनी एक कॉपी बनाएगा। किस तरह कॉपी बनाएगा, डायरेक्ट कॉपी नहीं बनाएगा, पहले ये अपना अंदर का जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जिसको न्यूक्लियोइड कह रहे हैं, पहले ये इसको कॉपी करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक इसकी ऑलरेडी कॉपी थी, ऑलरेडी इसकी जो बनी हुई थी। दूसरी कॉपी क्या करेगा, यहां पर ये एक और एक्स्ट्रा इसकी कॉपी बन रही है, समझ लें। अब ये 2 कॉपीज बन गई जेनेटिक मटेरियल की। फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरिया खुद मैच्योर हुआ, मतलब खुद को प्रिपेयर किया, फेवरेबल कंडीशन मिली, फेवरेबल कंडीशन की वजह से इसने अपनी कॉपीज बना ली, किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल के बाद इनके दरमियान में एक किस्म की कंस्ट्रक्शन डेवलप होगी। ये जो बनी हुई है ना, ये अंदर की तरफ एक किस्म की कंस्ट्रक्शन डेवलप हो गई। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन क्या करता है, डेवलप करता है। कंस्ट्रक्शन डेवलप करने के बाद सेम यही डायग्राम, जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी कॉपी हो चुका है और बैक्टीरिया ने अब कंस्ट्रक्शन डेवलप किए। कुछ टाइम के बाद इन बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, एक जेनेटिक मटेरियल अलग हो जाएगा, दूसरा जेनेटिक मटेरियल वो अलग हो जाएगा। किस तरह, एक में जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरह से आ जाएगा, दूसरा सेल में कुछ इस तरह से जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। अब हमारे पास 2 बैक्टीरिया बन गए। ये जो कंस्ट्रक्शन डेवलप हुई है ना, कंस्ट्रक्शन, इनके बीच में बाद में किस्म का पर्दा बन जाता है, इस तरह से एक किस्म का सेपरेट सेल जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। सेल को क्या होती है, सेपरेशन हो जाती है। तो ये जो पर्दा बना हुआ है ये फ्यूजन कहलाता है। अब 2 सेल डिवाइड हो गई, तो अब ये 2 सेल बने हैं तो बाइनरी फ्यूजन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और ये 2 सेल बने, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन। सेल डिवीजन हो रही है, 2 सेल बन रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म था बैक्टीरिया, इससे 2 यूनिसेल्युलर था, तो इससे 2 सेल बन गए। अब ये क्या कहलाएगा, फ्यूजन। बाइनरी क्यों कह रहे हैं, 2 सेल बन रहे होते हैं। अब एक पेरेंट बैक्टीरिया लिया था और इससे डॉटर बैक्टीरिया कितने बन गए हमारे पास, 2 बन गए। तो ये सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है, किसको कह रहे होते हैं, बाइनरी फ्यूजन को हम कह रहे होते हैं। एक बैक्टीरिया को यहां से लेकर यहां तक सफर करने के दौरान वक्त जो लगता है, इसको 20 मिनट्स लगते हैं। बैक्टीरिया को ये करने के लिए कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स लगते हैं। कम से कम ये बैक्टीरिया 20 मिनट्स के अंदर एक पेरेंट बैक्टीरिया से 2 डॉटर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। इसको टाइम कितना लगता है, इस पूरे प्रोसेस को 20 मिनट्स इसको प्रोड्यूस होने में लग रहे होते हैं। ये तो था सिंपल मैकेनिज्म, किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब ये एमोबा के अंदर किस तरह होता है, सेम तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन एमोबा के अंदर पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का मटेरियल जो होगा वो कॉपी होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं था, जस्ट जेनेटिक मटेरियल था। यहाँ पर एमोबा जो है ये एक पेरेंट एमोबा है। इस पेरेंट एमोबा की आपको पता है कि एमोबा एक यूकैरियोटिक है, कंप्लीट न्यूक्लियस रखने वाला। दूसरा ये यूनिसेल्युलर है और एक्वाटिक, पानी में रहने वाला एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। ठीक है, ये एनिमल तो नहीं कहते, लेकिन एनिमल की तरह एक किस्म का प्रोटिस्ट है। अब यहाँ पर इसके पास न्यूक्लियस है, तो ये एमोबा पहले क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवीजन करेगा। तो न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा तो इससे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसने फर्स्ट सेकंड स्टेप में क्या किया, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 2 न्यूक्लियस के बाद सेम इस तरह की कंस्ट्रक्शन डेवलप होगी और इसे क्या बन जाएंगे, 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो ये एक सेल था, यूनिसेल्युलर एमोबा था, इसने कॉपी की न्यूक्लियस की और इसे 2 यूनिसेल्युलर एमोबा बन गए और दोनों के अंदर अलग अलग न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये हो गया बाइनरी फ्यूजन इन बैक्टीरिया एंड बाइनरी फ्यूजन इन एमोबा। तो अब आपको याद रखना है कि बाइनरी फ्यूजन क्या है, किस्म की सिंपल सेल डिवीजन है जो बैक्टीरिया के अंदर भी हो रही होती है और एमोबा के अंदर भी होती है। तो मैंने आपको दोनों को इसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद मल्टीपल फ्यूजन। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पेरेंट सेल था जिससे 2 डॉटर सेल बन रहे थे,
लेकिन यहां पर हमारे पास पेरेंट सेल एक होगा, लेकिन उससे क्या होंगे, बहुत सारे सेल प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह की जो फ्यूजन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, मल्टीपल फ्यूजन का नाम देंगे। किस तरह, हमारे पास मल्टीपल फ्यूजन जो है ये दो ऑर्गेनिज्म में होती है, एक प्लाज्मोडियम में, दूसरा एमोबा के अंदर। तो एमोबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन भी हो रही है और मल्टीपल फ्यूजन भी प्रोड्यूस हो रही है। होता क्या है यहां पर कि ये हमारे पास एक सेल है, इसको हमने क्या नाम दिया है, सेल। सेल के बाहर एक किस्म की सिस्ट बनती है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, सिस्ट। ये पूरा एक पर्दा बनता है, सेल जो है सेल के बाहर एक किस्म का पर्दा बनता है इस तरह से, ये पूरा एक पर्दा बनता है। इस पर्दे को हम नाम क्या देते हैं, सिस्ट का नाम देते हैं, सिस्ट। और इसके अंदर जो मटेरियल है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। तो सेल अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल के जो इनर साइड होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह को मिलाकर हम क्या नाम दे रहे होते हैं, प्रोटोप्लाज्म, या इसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट का। तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या है, ये पूरा एक किस्म का सेल का मटेरियल इसके अंदर मौजूद है। ये जो सेल का मटेरियल है ये इनसाइड अपनी कॉपीज डेवलप करेगा, बहुत सारी किस्म की कॉपीज डेवलप करेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखें बहुत सारी नंबर ऑफ कॉपीज डेवलप हो गई हैं। एक प्रोटोप्लास्ट से बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट डेवलप हो चुके हैं, और ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या नाम दिया था, हमने सिस्ट दिया था। ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद ये सिस्ट जो होगी, ये जो पर्दा जो है बाहर जो सिस्ट है ये रैप्चर हो जाएगी। रैप्चर होने से ये सारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं, ये सारे सेल जो हैं ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास एक सेल लिया था, पेरेंट सेल एक लिया था, हमारे पास कितने डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए, दो से ज्यादा, मैनी। तो इस तरह की जो फ्यूजन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन का नाम देते हैं। अब ये जो फ्यूजन है ये प्लाज्मोडियम के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये किस में होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। प्लाज्मोडियम एक यूनिसेल्युलर एनिमल लाइक प्रोटोजोआ है। ये एनिमल की तरह तो मल्टीसेल्युलर नहीं है, लेकिन यूनिसेल्युलर है, लेकिन एनिमल की तरह कुछ कैरेक्टर रखता है, हेटरोट्रॉफ है, इसी वजह से इसको हम एनिमल लाइक प्रोटोजोआ का नाम दे रहे होते हैं। अब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर मॉस्किटो के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं मलेरिया। अब एमोबा के अंदर भी सेम ये प्रोसेस हो रहा होता है, सेम इस तरह की सिस्ट बनती है, नंबर ऑफ कॉपीज प्रोटोप्लास्ट की बनती है, और से सेल रैप्चर हो जाता है, सिस्ट रैप्चर हो जाती है, जिससे बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। इसको हम क्या देंगे, मल्टीपल फ्यूजन का नाम देंगे। अब मल्टीपल फ्यूजन उस वक्त होती है कि जब कंडीशन क्या हो, फेवरेबल ना हो। तो ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम के अंदर और एमोबा के अंदर जो मल्टीपल फ्यूजन होती है, तो मल्टीपल फ्यूजन कब होगी, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होती है, और बाइनरी फ्यूजन कब होती है, फेवरेबल कंडीशन के अंदर हो रही होती है। उसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है बडिंग। फ्यूजन हमने डिस्कस कर लिया, ये असेक्सुअल है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कहीं भी ना गैमेट्स का जिक्र मिलेगा, ना ही यहाँ पर कोई दो पार्टनर का जिक्र मिलेगा। यहाँ पर जस्ट एक पेरेंट था, उससे दो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं या ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हमने नाम दिया किस्म की सिंपल सेल डिवीजन के जरिए जानदार प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो इसको हम क्या देते हैं, फ्यूजन का नाम देते हैं, असेक्सुअल है ये। उसके बाद है बडिंग। बडिंग एक किस्म का ये भी मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके अंदर भी ना गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट है, ना ही कोई हमारे यहाँ पर पेरेंट इन्वॉल्व है ज्यादा, दो, और यहाँ पर जस्ट एक सिंगल पेरेंट आएगा, सिंगल पेरेंट अपने बच्चे प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बडिंग का नाम देंगे। होता क्या है यहाँ पर, बडिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है। बडिंग का मतलब क्या है, बडिंग का मतलब है बर्ड प्रोड्यूस करना। व्हाट इज बर्ड, बर्ड किसको कहते हैं, बर्ड कह रहे होते हैं एक किस्म का, यहां पर देखें ये कोई चीज है, यहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है समझ लें, इस ऑर्गेनिज्म से यहां से कोई एक आउट ग्रोथ प्रोड्यूस हो, बाहर की तरफ देखें कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ आ गई। पहले ये सीधी ग्रोथ थी, अब इसकी तरह क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ आ गई। अब इसको आपने क्या नाम दिया, आउट ग्रोथ का नाम दे दिया। ये जो आउट ग्रोथ बनी है इसको आप क्या नाम देंगे, अब बर्ड का नाम देंगे। कुछ टाइम के बाद ये जो आउट ग्रोथ बनी है बर्ड, ये अपनी इस पेरेंट बॉडी से, ये जो पेरेंट बॉडी है ना, इससे सेपरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, अब ये सेपरेट हो गई, ये देखिए ये अलग हो जाएगी। अलग होने के बाद ये कहीं जाकर जगह के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर गिरेगी, और इससे न्यू इस तरह की बर्ड डेवलप हो जाएगी, इस तरह न्यू एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्ड, आउट ग्रोथ को कहते हैं बर्ड, और इस प्रोसेस को या मैकेनिज्म को हम नाम क्या दे रहे होते हैं, बडिंग का नाम देते हैं। अब बडिंग क्या है, सिंपली हमने कहा स्मॉल आउट ग्रोथ प्रोड्यूस होती है, स्मॉल आउट ग्रोथ को आप क्या नाम देंगे, बर्ड को, बर्ड होगी।
उस बर्ड को सेपरेट होकर पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगी, डिवाइड होकर कहीं और जगह पर जाकर गिरेगी, वहीं गिरेगी, जिससे वो नया एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे? बडिंग का नाम देंगे। ठीक है, तो बडिंग की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? इट इज अ सिंपल टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूसेस एंड सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड ग्रोथ इनटू ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया जानदार बन जाएगा इसी से ही। बडिंग जो होती है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर एक हाइड्रा है, दूसरा क्या है? यीस्ट। यहां पर हम यीस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यीस्ट के अंदर क्या है? यीस्ट भी एक किस्म की फंगस है। यीस्ट क्या है? यीस्ट जो है वो एक फंजाई है। और कौन सी फंजाई है? वन सेल वाली। वन सेल को हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर फंजाई का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर फंजाई में हमारे पास जो यीस्ट है, यीस्ट एक यूनिसेल्युलर फंजाई है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है, मतलब यीस्ट अपने बच्चे जो प्रोड्यूस करती है, वो बाय द आउट ग्रोथ प्रोड्यूस करती है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? बडिंग का। अब यीस्ट में होता क्या है? यहां पर देखें, ये एक पेरेंट सेल है, ये समझ लें क्या है? पेरेंट सेल है। यूनिसेल्युलर होती है यीस्ट, तो पेरेंट सेल का मतलब ये एक यीस्ट है। यीस्ट है, यीस्ट को इसको हम पेरेंट कह सकते हैं। इससे क्या होगा? यहां पर इसका ये न्यूक्लियस मौजूद है, इस यीस्ट का न्यूक्लियस मौजूद है। कुछ टाइम के बाद जब इनको रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो यहां से इनसे क्या होती है? किस्म की आउट ग्रोथ डेवलप होती है। अब ये देखें, ये एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ आ गई है। इस आउट ग्रोथ को आप क्या नाम देंगे? बर्ड का नाम देंगे। कुछ टाइम के बाद ये बर्ड अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, सेपरेट होने के बाद ये वापस इसी जगह गिरे और ये इस तरह का वापस ऑर्गेनिज्म बनाएगी, वो भी इस तरह का वापस मैकेनिज्म होगा। तो यहां पर देखें, ये जो आउटग्रोथ बनी, इसको आपने नाम क्या दिया? बड। उसके बाद ये खुद सेपरेट हो जाएगी। उससे पहले ये जो चीज होने से पहले यहां पर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। यहां पर जो न्यूक्लियस है, इसकी कॉपी बनती है, वो भी इस न्यूक्लियस यहां पर आती है। जैसे यहां पर है, इसके बाद यहां पर भी न्यूक्लियस बनेगा। फिर ये वहां से पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगी और ग्रो करेगी एक एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह। तो ये था एक बडिंग का मैकेनिज्म, सिंपल, कि बडिंग क्या है? बडिंग एक किस्म का प्रोसेस है जिसके अंदर आउटग्रोथ प्रोड्यूस होती है और आउटग्रोथ एक डेवलप हो जाती है न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब बडिंग जो है वो दो तरह की होती है। एक बडिंग जो होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है, बॉडी के अंदर होती है। तो इनसाइड द बॉडी जो होती है उसको हाइड्रा के अंदर जो बडिंग होती है उसको हाइड्रा की होती है, सॉरी, आउटसाइड द बॉडी जो होती है वो हाइड्रा के अंदर जो बडिंग होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोजीनियस। अगर बडिंग का प्रोसेस इनसाइड द बॉडी हो, देखिए ये आउटसाइड है, यीस्ट है। अगर बडिंग का प्रोसेस इनसाइड द बॉडी हो, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, इसके अंदर एक किस्म का स्ट्रक्चर डेवलप हो और बहुत सारे इस तरह के आउट ग्रोथ इस सेल के अंदर प्रोड्यूस हो, तो इसको हम नाम देंगे गेम्यूल्स का या स्टेटोब्लास्ट्स का नाम देंगे। तो ये गेम्यूल्स की बात करें, स्टेटोब्लास्ट के अंदर जो बडिंग होती है ये ज्यादातर किस में होती है? ये स्पॉन्जिस के अंदर होती है। स्पॉन्जिस क्या है? किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग रखने वाला फाइलम, फर्स्ट फाइलम है, फाइलम पोरीफ्रा, उसके अंदर ये स्पॉन्ज आप पढ़ा भी होगा या आपने सुना भी होगा। तो बडिंग का प्रोसेस यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब देखिए, बाइनरी फिजन और बडिंग के बाद, फिजन और बडिंग के बाद अब हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो स्पोर्स के जरिए भी हो सकती है या स्पोरुलेशन भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। स्पोर्स क्या होते हैं कि हमारे पास जो एक किस्म की स्ट्रक्चर का है स्पोरेंजियम, उस स्पोरेंजियम के अंदर एक किस्म के माइक्रोस्कोपिक बॉडीज डेवलप होती हैं और उसको हम नाम देते हैं स्पोर्स का। होता क्या है? ये स्पोर्स का जो मैकेनिज्म है, फंजाई, बैक्टीरिया, अल्जी एंड प्लांट्स, इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो स्पोर्स के जरिए भी हो रही होती है। यहाँ पर हमने एक फंगस ली है, उस फंगस के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि स्पोरुलेशन या स्पोर्स किस तरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। देखिए, यहाँ पर ये फंगस की बॉडी है और इस फंगस की पूरी बॉडी को, यहाँ पर इसकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको हम हाइफी का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंजाई से एक किस्म की ब्रांच डेवलप होती है और इस ब्रांच से आगे जाकर एक किस्म का स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं? स्पोरेंजियम। ये आपको स्पोरेंजियम नजर आ रहा है। इस स्पोरेंजियम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस स्पोरेंजियम के अंदर जो एक न्यूक्लियस है ये खुद को बार बार डिवीजन करता है। न्यूक्लियस की यहाँ पर क्या होती है? बार बार डिवीजन होती है। यहाँ पर बहुत सारी बार यहाँ पर डिवीजन होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसके ऊपर हर एक जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर एक किस्म की मेम्ब्रेन आ जाएगी, एक किस्म की वॉल आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर इसको मैंने एक को यहाँ पर स्पोर्स को निकाल के यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये सेम न्यूक्लियस और इसके ऊपर एक किस्म की क्या आ गई है? वॉल प्रोड्यूस हो गई है, थिक रेजिस्टेंट वॉल।
ये क्या करेगी, इस स्पोर को कहीं जब भी गिरेगा तो इसको ड्राई होने नहीं देगी, इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। तो स्पोर्स कहें या स्पोरुलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर स्पोरुलेशन का मतलब है स्पोर प्रोड्यूस होंगे जिससे कोई नया जानदार प्रोड्यूस होगा। स्पोर्स हैं क्या, एक किस्म के यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर हैं, एक सेल वाले स्ट्रक्चर हैं, और ये स्पोर्स कहीं भी इस तरह से स्पोरेंजियम एक किस्म का स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये स्पोर्स डेवलप होते हैं। फिर ये स्पोरेंजियम जो इसका स्ट्रक्चर रैप्चर होता है कुछ इस तरह से, फिर ये स्पोर जो होंगे ये कहाँ कर आकर कहीं ज़मीन के ऊपर आकर गिरते हैं, सबस्ट्रेटम के ऊपर जहाँ पर इनको जगह मिलेगी वहाँ पर ये गिरते हैं, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू ये फैल जाते हैं। तो इनको सोर्स क्या चाहिए, विंड, हवा के थ्रू ये फैल जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्पोर्स जो होते हैं इस तरह से डेवलप हो जाते हैं। सेम इस तरह से फंगस डेवलप हो जाती है, कहीं भी ज़मीन पे गिरे, इसको न्यूट्रिशन मिल गई इन स्पोर्स को, तो ये ग्रो कर जाएंगे, इस तरह इनकी पेरेंट बॉडी की तरह ये डेवलप हो जाएंगी। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है बाय स्पोर्स या स्पोरुलेशन। तो फंजाई के अंदर भी स्पोर्स डेवलप होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी होते हैं, एल्गी के अंदर भी होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। अब इनकी जब डिटेल स्टडी करेंगे कि फंजाई के अंदर क्या किस तरह के स्पोर्स होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी स्पोर्स होते हैं, एल्गी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो फिर ये डिटेल मैकेनिज्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड का मतलब है पीसीस, फ्रेगमेंट्स को कह रहे होते हैं। फ्रेगमेंटेशन भी एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसके अंदर जानदार चीज़ें अगर वहाँ उसकी बॉडी का पार्ट कहीं कट हो जाए और उस बॉडी के पार्ट से नया एक जानदार प्रोड्यूस हो सकता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। हमारे पास ये एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया देखें, कंप्लीट एक हमारे पास ये कंप्लीट पेरेंट है, ठीक है। इसकी बॉडी कहीं एक्सीडेंटली या इनकी बॉडी कहीं से डिवाइड हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा इसकी बॉडी के हमने 3 हिस्से कर दिए, एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, टोटल कितने पीस हो गए, ए, बी एंड सी, 3 पार्ट हो गए। ये 3 पार्ट मैंने यहाँ पर आपको सेपरेट करके दिखाए हुए हैं, तीनों पार्ट अलग अलग करके दिखाए। अब इन तीनों पार्ट से अलग अलग प्लेनेरिया डेवलप हो सकता है। इस पार्ट से पूरा प्लेनेरिया डेवलप होगा, इस पार्ट से भी पूरा प्लेनेरिया डेवलप होगा, इस पार्ट से भी क्या है, पूरा प्लेनेरिया डेवलप होगा। इनके पास ऐसा क्या होता है, देखिए इनके पास इनकी बॉडी में ऐसे सेल होते हैं जो रीजनरेशन की एबिलिटी रखते हैं। अब इनके पास देखें, इनका हेड वाला जो रीजन है, ऊपर वाला रीजन, ये था ऑलरेडी, बाकी इन्होंने कौन सा रीजन डेवलप किया, ये बैक साइड वाला रीजन इन्होंने डेवलप कर दिया बाय द, इनके अंदर ऐसे सेल थे रीजनरेटिव। दूसरी इनके अंदर देखें, ना हेड था ना टेल था, सिर्फ बीच वाला था। इनके इस बीच वाले से में कुछ ऐसे सेल थे जिन्होंने क्या किया, हेड भी डेवलप कर लिया और ये टेल भी डेवलप कर ली। उसके बाद इसके पास सिर्फ टेल थी, अब इनके पास ऐसी थी कि इन्होंने बीच वाला ऐसा और मीडियम वाला ऐसा भी इन्होंने डेवलप कर लिया। तो इस मैकेनिज्म को जिसके जरिए ये देखें, इसके अंदर भी कोई गैमेट्स नहीं बन रहे, कोई इसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं, जस्ट एक ही पेरेंट डिवाइड हो रहा है, सेपरेट हो रहा है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड इंटू फ्रेगमेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड इंटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। देखें ये फ्रेगमेंट्स डिवाइड हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, ईच फ्रेगमेंट रिकवर्स इट्स, हर एक फ्रेगमेंट खुद को रिकवर करेगा, ये रिकवर करेगा, ये भी खुद को रिकवर करेगा, ये भी खुद को रिकवर करेगा, तीनों न्यू प्लेनेरिया बन गए। लॉस्ट पार्ट बाय रीजनरेशन, मतलब हर एक बॉडी के पार्ट को रिकवर करेगा जो इनकी बॉडी के पार्ट से लॉस्ट हो चुका है। इनके पास टेल जा चुकी है, इनके पास हेड टेल दोनों, इसके पास खाली हेड और मिड का रीजन जा चुका है। तो लॉस्ट पार्ट बाय रीजनरेशन एंड डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, 3 ऑर्गेनिज्म हमारे पास बन गए। इसी तरह ये मैकेनिज्म सिंपल स्टार फिश के अंदर भी हो रहा होता है। स्टार फिश जो होती है उसके अंदर भी ये सिंपल मैकेनिज्म हो रहा होता है। अगर स्टार फिश का ये आर्म लॉस्ट हो जाए तो इससे एक नई स्टार फिश बन जाएगी, इसी तरह इससे तो नई स्टार फिश बन जाएगी। तो ये एक था सिंपल मैकेनिज्म अबाउट स्पोर्स एंड फ्रेगमेंटेशन के किसके जरिए, इन दोनों प्रोसेस के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह हो सकती है। उसके बाद एक और सिंपल मैकेनिज्म है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमने फ्यूजन डिस्कस किया, बर्डिंग डिस्कस किया, उसके बाद हमने स्पोरुलेशन डिस्कस किया, फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद अब जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक किस्म का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसके ये ज़्यादातर मोस्टली किसके अंदर होती है, ये प्लांट्स के अंदर होती है। प्लांट्स के अंदर 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरे को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का वो कौन सा होता है, फ्लावर होता है, और प्लांट के पास जो दूसरे रिमेनिंग पार्ट है वो कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट। जैसे कि प्लांट के पास फ्लावर के अलावा स्टेम है, फ्लावर के अलावा आपके पास उनके पास स्टेम के अलावा रूट है, लीफ है, उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अलावा है, तो उनको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव पार्ट। उन वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट बन रहा है तो उसको कहेंगे प्रोपेगेशन। तो यहाँ लिखा है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक्स नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जिसमें स्टेम है,
लीफ है, रूट है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल लीफ, स्टेम, डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट। अब इनसे न्यू प्लांट डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नाम देंगे। बॉडी के सब पार्ट से डिवाइड हो जाना, ऑर्गेनिज्म प्लांट बन जाना, एक्सेप्ट फ्लावर। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर देखें एक प्लांट इसने ग्रो किया यहाँ पर। अब इसकी मेन स्टेम देखें यहाँ पर है, ये मेन स्टेम है। अब यहाँ देखें एक प्लांट डेवलप हुआ, उसके बाद ये देखें इससे नया एक और प्लांट डेवलप हो गया, उसके बाद एक और डेवलप हो गया। अब ये आगे बढ़ता जाए। अब ये भले अपनी पेरेंट बॉडी से इससे सेपरेट भी हो जाए तो ये सेपरेट इंडिपेंडेंट ग्रो हो सकता है, इस पर डिपेंड नहीं है। ये भी खुद से सेपरेट हो जाएगा, नया बना सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे टाइप हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। कुछ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है और कुछ होती है नेचुरली। तो ये कुछ नेचुरली है। आर्टिफिशियल हम कोई ग्राफ्टिंग करके या कटिंग करके हम कोई न्यू प्रोपेगेशन कर रहे होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट के जरिए कोई नया प्लांट डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का नाम देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।